प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके सिंह आज आप लोगों को उड के घोषणा पत्र का शेष भाग जो है उसको बताएंगे। तो पिछले हेडिंग में आपने देखा जन शिक्षा का विस्तार, उसमें निस्यंदन सिद्धांत जो छनाई का सिद्धांत था, उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाता था, फिर उनके माध्यम से शिक्षा निम्न वर्ग अर्थात जन जन तक पहुंचती थी। निस्यंदन के सिद्धांत में ये नियम था कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, फिर उच्च वर्ग के माध्यम से शिक्षा निम्न वर्ग में जन जन तक पहुँचे। बाद में उनके घोषणा पत्र में जन शिक्षा का विस्तार में ये किया गया कि सभी को शिक्षित किया जाए, निस्यंदन सिद्धांत का अनुसरण न किया जाए और प्रत्येक जिले में एक स्कूल का निर्माण किया जाए और मेधावी एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपने मानसिक विकास को उच्चतम स्तर तक प्राप्त कर सकें। अगला है सहायता अनुदान प्रणाली। तो उनके घोषणा पत्र में जो हम लोग सहायता उसको मिलती थी सरकार की तरफ से एवं जन शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता जो मिलती थी, उस पर छात्रवृत्ति पर, भवन निर्माण पर, पुस्तकालयों पर, प्रयोगशालाएं बनवाने में, अध्यापकों के वेतन आदि पर खर्च होता था। तो जो ग्रांट इन एड सिस्टम सहायता अनुदान प्रणाली का खर्च छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पर, उसके बाद भवन निर्माण जो बिल्डिंग थी कॉलेज की उसको बनवाने में, पुस्तकालयों को सुसज्जित करने में, प्रयोगशालाएं, अध्यापकों के वेतन आदि देने में खर्च होता था। अलग अलग अनुदान, तो सबके लिए उसने सुझाव दिया कि सरकार को कि अलग अलग अनुदान दिए जाएं, छात्रवृत्ति के लिए अलग, बिल्डिंग निर्माण के लिए अलग, पुस्तकालय के लिए अलग, प्रयोगशाला के लिए अलग, अध्यापकों के वेतन के लिए अलग। फिर उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है। 10वां है अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो अध्यापकों का प्रशिक्षण, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्था कहा जाता है। उसमें DLED जो आज PTC के नाम से जानते हैं, B.Ed और M.Ed, PhD, ये सब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम हैं। तो प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाए जिससे अच्छे शिक्षक विद्या अध्यापन के लिए मिल सके। उसके बाद प्रशिक्षण काल में छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए और शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर उन्हें कार्य के प्रति आकर्षण को बढ़ाया जाए। तो शिक्षा के व्यवसाय के आकर्षण को बनाने में शिक्षकों को उत्तम एवं आकर्षक वेतन दिया जाए। आदेश पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास किया जाए और इस बात की दृढ़ इच्छा की कि छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। फिर अगला है व्यावसायिक शिक्षा। तो ऐसे स्कूल एवं महाविद्यालय या कॉलेजों की स्थापना की जाए जिसमें विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा मिले और छात्र आत्मनिर्भर बन सके, अर्थात अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था स्वयं कमा सके उन व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करके।
तो आदेश पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुए यह कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण की जाए, सृष्टि की जाए कि विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। विभिन्न व्यवसाय जैसे ITI, और ITI में विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं। कोई वेल्डिंग है, कोई मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है। उसके बाद उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, वहाँ भी टेक्निकल, और फिर MBA है बिजनेस मैनेजमेंट का, फिर कंप्यूटर कोर्सेस हैं BCA, MCA। तो इन सब व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्कूलों और महाविद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे वो उन्हें नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़े और अपना व्यवसाय खुद कर सकें, अपना खुद दुकान खोल के अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था के लिए अर्निंग कर सकें, कमा सकें, जीविकोपार्जन स्वयं कर सकें। फिर अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते थे, स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो सहायता अनुदान देकर सुविधा मिल सके। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया। फिर इसमें देखिए स्त्री शिक्षा को ही प्रोत्साहित किया। फिर 13वां है मुसलमानों की शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा। तो आदेश पत्र में ये बताया गया कि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी दशा में थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुसलमानों की शिक्षा का विभिन्न प्रकार के मदरसे खोलकर उनकी शिक्षा प्रणाली को उदारतापूर्वक दृढ़ता प्रदान की। तो कंपनी के अधिकारियों ने मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, वहाँ के संभ्रांत मुसलमानों के कहने पर, क्योंकि उस समय मुसलमानों की शिक्षा अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में थी। फिर अगला हम देखते हैं तो निस्यंदन सिद्धांत देखा आप लोगों ने। प्राच्य साहित्य व देशी भाषाओं को प्रोत्साहन। तो इसमें ये बताया गया कि आदेश पत्र में यह अभिलाषा अक्षरबद्ध की गई कि देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए, देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें यह अभिलाषा व्यक्त की गई कि देशी भाषाओं, देशी या प्राच्य भाषा, प्राच्य मीन्स अपने देश की, तो इसके अतिरिक्त देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए और लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए। पाश्चात्य जो विदेशी विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों हैं उनका भारतीय भाषा में अनुवाद करवाया जाए। ये प्राच्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहन, प्राच्य साहित्य व देशी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश उड़ के आदेश पत्र में की गई। तो अगला है शिक्षा व रोजगार। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाए। व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को दी जाए। इस संबंध में कंपनी के संचालकों की इच्छा को आदेश पत्र में अग्रांकित शब्दों में व्यक्त किया गया। जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हो तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है।
तो अंग्रेजी शिक्षा को जो अच्छा अध्ययन किया है उसका सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए, या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाए। ये हमारे उनके आदेश पत्र में लास्ट शिक्षा व रोजगार पर बताया गया। फिर आदेश पत्र का मूल्यांकन में गुण और दोष दोनों आता है। तो पहले हम लोग गुण का अध्ययन करेंगे। गुण मीन्स होता है अच्छाइयाँ या विशेषताएं। तो उड के आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया और शिक्षा को नई दिशा प्रदान की। उड आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया और शिक्षा को नई दिशा प्रदान की। फिर दूसरा है क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। तो आपको बताया गया था पहले देसी प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय। तो ये 1854 में चार्ल्स वुड साहब ने भारत सरकार के जो गवर्नर थे उनको ये सिफारिश की कि भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। फिर तीसरा निस्यंदन को अनुपयुक्त और जन शिक्षा का विस्तार। तो निस्यंदन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, परीक्षा में प्रतिवर्ष आता है। निस्यंदन या छनाई के सिद्धांत से जाना जाता है। तो निस्यंदन को अनुपयुक्त बताया क्योंकि निस्यंदन में ये कहा गया था कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, फिर उनसे क्षण क्षण कर शिक्षा जन जन में पहुँचे। तो यही छनाई का सिद्धांत है। सभी को शिक्षित न किया जाए क्योंकि भारतीय शिक्षा पर केवल 1 लाख रुपए खर्च करने का कंपनी के अधिकारियों और संचालकों ने प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए उनका ये कहना था केवल भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए और उनसे शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों को अर्थात जन जन तक पहुँचे। फिर चौथा है भारतीय भाषाओं का महत्व। तो भारतीय भाषाएं जो यहाँ पर भारतीय भाषाएं उस समय संस्कृत थी और अरबी फारसी। तो उनका महत्व माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक में 6 से 8 तक की कक्षा में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 वाले में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। फिर पांचवा है भारतीय साहित्य को पाठ्यक्रम में स्थान। तो चार्ल्स वुड ने ये भी कहा कि जो भारतीय साहित्य है अरबी फारसी और संस्कृत, उनका भी ये पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, उनके घोषणा पत्र में स्थान दिया जाए। उपयोगिता को स्वीकार करके उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया। फिर छठवां है लोक शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों का निर्माण। तो लोक शिक्षा विभाग जैसे हर राज्य में अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, और उच्च शिक्षा का अलग होता है, प्राथमिक का अलग। तो ये विभागों की स्थापना किया जाए। उस समय तो लोक शिक्षा समिति थी, जो बंगाल लोक शिक्षा समिति थी, उसी के माध्यम से सभी शिक्षा संस्थाएं चलती थी, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय सभी। तो अब तो अलग अलग हो गया है। फिर इसके बाद प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाएं जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं, जैसे बीएड, एमएड, बीटीसी। तो बीटीसी तो प्राइमरी टीचर के लिए ट्रेनिंग होता है, बीएड है 6 से 12 के लिए, और एमएड है बीटीसी वालों को पढ़ाने के लिए और बीएड वालों को पढ़ाने के लिए। और विश्वविद्यालय से एक डिग्री मिलती है पीएचडी, जो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। तो ये टीचिंग की सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो ये तो मतलब सभी संस्था में अनिवार्य होने जा रहा है। तो प्रशिक्षण की सबसे बड़ी डिग्री ये पीएचडी होती है, सबसे छोटी डिग्री डीएलएड, बीटीसी जो होती है। तो इन सब कोर्सों को करके अच्छे शिक्षक का निर्माण किया जाए और शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाए, जिससे वे
शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षण उनका बढ़ सके। फिर 7वां है व्यावसायिक स्कूल कॉलेजों को खोलकर बेकारी दूर करना। तो व्यावसायिक स्कूल और कॉलेजों को खोलकर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देकर हमारे देश के लोगों को जो सरकारी नौकरियों के प्रति ज़्यादा झुकाव है उन्हें दूर करना और उन्हें अपना स्वरोजगार अपनाने पर प्रोत्साहन करना, जिससे हमारे देश की बेकारी की समस्या दूर हो सके। फिर नेक्स्ट हम बता रहे हैं